तो सर बस शुरुआत करते हैं आपके सफ़र की। आपका लगभग 4 दशकों लंबा एक सफ़र रहा है भारतीय रंगमंच और सिनेमा में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत, आपको कब ये लगा, वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसने आपको इस तरफ मोटिवेट किया कि मुझे अभिनेता बनना है, और आज तक का आपका सफ़र आज आपको अब भी मोटिवेट कर रहा है, वो ऐसा क्या है? शुरुआत तो इसकी भाई शायद मेरे छोटे से घर में, लुधियाना शहर जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पे मेरी माँ ने की थी। हमारे आस पड़ोस से बच्चों को इकट्ठा करके वो छोटे छोटे स्किट्स कराया करती थी। शायद उससे मेरा शौक़ अभिनय की तरफ बढ़ा। और क्योंकि जो मैं काम करता था जब छोटा था तो लोग सराहते थे, उसको तो ज़्यादा अच्छा लगा। फिर थोड़ी सी उम्र हो गई तो एक तस्वीर खिंची, मेरा भाई 1 साल का हुआ तो वो तस्वीर में मुझे लगा मैं तो बहुत हैंडसम हूँ। तो एकदम महसूस हुआ कि मैं तो फिल्मों में जाना चाहिए, क्योंकि लुधियाना शहर में उस वक्त थिएटर का तो कोई सिलसिला ही नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में, कॉलेज में ड्रामे का सिलसिला बढ़ता गया। और फिर जब मैं 18 बरस की उम्र तक पहुंचा तो मैंने तय कर लिया कि मुझे अभिनय ही करना है। मेरी माँ बहुत रोईं और मेरे पिता ने कहा कि मैं बहुत मान महसूस करता हूँ अपने बेटे के प्रति कि इतनी छोटी उम्र में उसने तय कर लिया है कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहता है। और मैं ग्रेटफुल हूँ उनका, अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया कि तुम जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हो करो। लेकिन मेरे पिता ने मुझे एक मशवरा दिया कि अगर तुम जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उसमें तालीम हासिल करना ज़रूरी है। तो उन्होंने मेरे लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पता किया, मैंने अपने लिए फिल्म इंस्टीट्यूट पता किया। तो ऐसे सिलसिले के तहत मैं फाइनली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिल हुआ और थिएटर से सीख करके सिनेमा के अंदर कदम रखा। और फिर दोनों का सिलसिला भगवान की कृपा से पिछले तकरीबन 50 साल से जारी है। लगभग अमूमन ऐसा कम होता है कि पेरेंट्स खुद मोटिवेट करें और ये कहें कि नहीं इस फील्ड में तुम्हें जाना चाहिए। लगभग 99% जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके पेरेंट्स ही सबसे पहले अपोज करते हैं और फैमिली अपोज करती है। तो आप ने सर, मतलब आज हम लोग जब इस दौर में देखते हैं तो उस ज़माने के जो महानतम नाम थे, जो सबसे बड़े नाम थे, जिनमें गोविंद निहलानी साहब, श्याम बेनेगल साहब और आज विशाल भारद्वाज साहब, आपने लगभग इन सब महानिर्देशकों के साथ काम किया जी। तो सर एक मतलब हम सबके दिल में ये सवाल होगा कि उनके साथ काम करते वक्त आपके क्या नए एक्सपीरियंसेस रहे और क्या कुछ नया सीखने को भी मिला? देखिए, मुझे ऐसा लगता है सीखने का सिलसिला जो है मुसलसल होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें कभी रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर आ जाती है तो आप बासी हो जाते हैं, आप आउटडेटेड हो जाते हैं। तो जाहिर है कि ये सब बहुत ही सशक्त फिल्म मेकर रहे हैं भी, अभी भी हैं। और मैं जिस उम्र में इन लोगों के साथ काम करना शुरू किया, ये सब सीनियर्स थे मेरे, एक्सेप्टिंग विशाल जो मुझसे उम्र में कम हैं लेकिन शायद काबिलियत में बहुत सीनियर हैं। तो इन सब के साथ ज़ाहिर है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी और इनकी स्क्रिप्ट्स को लेकर के, इनके निर्देशन को लेकर के, इनके आसपास के माहौल को देखकर, दूसरे अभिनेताओं के साथ जो वो काम करते थे या दूसरे अभिनेता जो काम करते थे, उन सब से मेरा ये मानना ये है कि ज़िंदगी में मुसलसल एक क्लास मेरी चलती रही है जिसमें मुझे सीखने का मौका लगातार मिलता रहा है। तो स्पेसिफाई कर पाना कि ये चीज़ मैंने इनसे सीखी या ये चीज़ मैंने इनसे सीखी मुश्किल है, क्योंकि कुछ तो आप कॉन्शियसली सीखते हैं और कुछ आपकी सब कॉन्शियस में जो आप देख रहे होते हैं या चल रहा होता है आपके आसपास। अगर आपका दिमाग कीन है सीखने के लिए तो वो अपने आप जज्ब करता रहता है, फिर जब ज़रूरत होती है तो वो आपके सामने पेश कर देता है। एक है स्टार और एक है कैरेक्टर। कैरेक्टर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है बनना, जो आपकी खासियत है। एक कैरेक्टर यानी अभिनेता की तैयारी या इस कैरेक्टर को एडॉप्ट करना आपके लिहाज में किस तरीके का है और आप किसी कैरेक्टर को किस तरीके से कंसीव करते हैं? देखिए, जो भी कैरेक्टर आपको ऑफ़र किया जाता है, मैं काफ़ी तवज्जो पहले स्क्रिप्ट पे देता हूँ कि क्या मैं इसमें ये कैरेक्टर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। फिर मैं डायरेक्टर की बात समझने की कोशिश करता हूँ, राइटर की बात समझने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो कुछ भी होता है, यकीन मानिए स्क्रिप्ट के अंदर होता है, स्क्रिप्ट के बाहर कोई चीज़ नहीं होती।
अगर आप स्क्रिप्ट को तलाशेंगे, उसको और गहराई से खोदेंगे, तो सारे जवाब आपको अपने कैरेक्टर के बारे में उसी स्क्रिप्ट से मिल जाएंगे। और अगर आप वो जवाब ढूंढते हैं और वो आपको मिल जाते हैं और आप उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो जो इंसान उस स्क्रिप्ट के अंदर जिस इंसान का किरदार आपको करने के लिए दिया गया है, अगर आप उसकी तरफ पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ लगते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आप उस कैरेक्टर को स्क्रीन के लिए या स्टेज के लिए ज़िंदा ना कर पाएँ। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप वो खुदाई करें, सिर्फ ये ना कहें कि मैं एक्सटर्नल बाहर की चीज़ों से क्या ले लूँ, या मैं अगर ऐसा कुछ करूँगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। इस सब के कोई मानी दरअसल अभिनय में है नहीं। अभिनय में जितनी सच्चाई होगी उतना ही अच्छा अभिनय होगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सर। एक सवाल पर्सनली मेरे जहन में आता है कि आपने, मतलब आपका जो मकबूल में जो आपका कैरेक्टर है, वो वाकई में कई सारे हम जब देखते हैं आज कास्टिंग वाइज या कैरेक्टराइजेशन वाइज, तो आपका जो कैरेक्टर है वो आपकी कदकाठी है ना, और आपने कई सारे अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा भी है। तो वो जो कैरेक्टराइजेशन है वो आपने कैसे कंसीव किया कि मैं मतलब वैसा ना दिखते हुए भी वैसा कैसे हो जाऊं? अगर उसके एक्सटर्नल्स की बात अगर आप करना चाहें, तो जैसे वो चलता है, या जैसे उसकी आवाज़ है, या जैसे वो बोलता है, तो इसमें थोड़ी 2-3 चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो मैं ये चाहता हूँ कि सब ये समझें कि स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है। अगर बताया जा रहा है कि ये रिटायर्ड डॉन है, एक ऐसा आदमी जो एक ज़माने में बड़ा ख़तरनाक कातिल रहा होगा, जो बहुत चलता पुर्जा रहा होगा, तो बहुत एक्टिव लाइफ जीने के बाद जब आदमी सेडेंट्री हैबिट्स में आ जाता है, कुर्सी में बैठ के रूल चलाता है, तो एक स्लाउच और एक सेंस भी इस बात का कि वो स्लाउच, या जैसे कहते हैं कि एक तरह से चीज़ों को छोड़कर भी कंट्रोल के अंदर रखने की जो एक कोशिश है इस आदमी की, उससे वो ताकत भी उस कैरेक्टर को मिलती है और सच्चाई भी उस कैरेक्टर को मिलती है कि जो एक ज़माने में बहुत फिज़िकली एक्टिव था, अब वो फिज़िकली उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन मेंटली या ताकत के ज़ोर पे अभी भी वैसा ही है। फिर वो क्योंकि सुपारी बहुत खाता है और पान बहुत खाता है, तो आवाज़ ज़रा सी ओवर द ईयर्स बैठने लगी है, जो हम सब जानते हैं कि अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये असर होता ही है। तो कोई चीज़, मैं ये कह रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट के अंदर मुहैया था ना, कि वो इस बैकग्राउंड से आया है, वो पान खाता है, ये सब चीज़ें स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद थीं। कुछ हमने ऐड भी की उसको थोड़ा कलर देने के लिए, या उसको थोड़ा बताने के लिए। और बाकी जो ताकत होती है ना, या जो पावर होती है, वो इंसान के अंदर होती है। बाहर जिस्मानी तौर पे हो सकता है कोई 6 फुट 8 इंच का आदमी हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल मामूली परिंदे की तरह हो। एक मामूली सा आदमी भी हो सकता है, उसका जिगरा ऐसा हो, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, उसका वजूद ऐसा हो कि वो बेहद ताकत और पावर की फीलिंग को कम्युनिकेट कर पाता। तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जितना आप उस कैरेक्टर की रियलिटी को अपने अंदर जज्ब करते हैं, उतना ज़्यादा वो कैरेक्टर ताकतवर हो जाता है स्क्रीन के लिए। एक मुझे सवाल और याद आता है कि उसमें 2 आपके सीनियर्स हैं जी, नसीर साहब हाँ, और ओमपुरी साहब। वो तो बहुत बड़े कद के एक्टर्स हैं। तो इसीलिए और दे आर डूइंग द स्टॉक कैरेक्टर्स इन दैट फिल्म एंड यू आर डूइंग द मेन एंटागनिस्ट। तो ये एक कैसा तजुर्बा था कि अपने सीनियर्स को? देखिए, मुझे दरअसल रोल तो दिया गया था जो पीयूष मिश्रा ने किया फाइनली फिल्म में, तो मुझे जो ऑफ़र किया गया था वो रोल ऑफ़र किया गया था। तो मैं विशाल से कहा था, मैं स्क्रिप्ट पढ़ के आपको बताता हूँ, मैं कोई एक फ़िल्म शूट कर रहा था जिसके लिए मैं विदेश में था। जब मैं लौट के आया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि आप अब्बा जी का रोल कीजिए। तो मैंने कहा आपने ये तो मुझे नहीं कहा था, अब मुझे महीना भर का वक्त दीजिए, मैं देखता हूँ मैं कुछ कर पाता हूँ कि नहीं। तो ये मशवरा दरअसल नसीरुद्दीन शाह का था। उन्होंने ये मशवरा दिया विशाल को कि ये रोल पंकज से करवाइए। तो आई एम ग्रेटफुल टू नसीर फॉर प्रपोजिंग माई नेम फॉर दिस कैरेक्टर। तो इसमें नसीर और ओम जो हैं वो दोनों एक्टर्स ऐसे हैं, उन्होंने अपने रोल चुने थे इन अ वे।
दे वांटेड टू प्ले दोज कैरेक्टर्स, क्योंकि शायद इस तरह के बहुत से रोल वो लोग कर चुके थे. तो दैट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर. तो उसका बहुत सा क्रेडिट जो है मैं नसीर साहब को भी देता हूँ. बाकी जो हुआ उसमें अब्बास टायर वाला जो स्क्रीन पे राइटर थे, विशाल भारद्वाज जो राइटर और डायरेक्टर और डायलॉग राइटर थे, इनके साथ बहुत सेशंस हुए डिटेलिंग ऑफ द कैरेक्टर पे. और मैं बेहद खुश हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ विशाल का कि ही स्टूड बाय मी लाइक अ रॉक. और जो जो डिस्कशंस हमारे हुए उन सब पे बोथ ऑफ अस अग्रीड इक्वली. और इवन वाइल शूटिंग he was very supportive of me, and he quite liked what I was doing, so that gave me a lot of confidence as an actor to perform in front of such stalwarts at that time. कोई आपको ऐसा कुछ कोई हल्का लम्हा आपको याद आता हो सर उस फिल्म का जो आप शेयर कर सकें? भाई मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले दिन उसने वो सीन रखा जो सबसे मुश्किल था, जिसमें बहुत से जो सारे एक्टर्स इन्वॉल्व थे उसमें. और मुझे नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर डायरेक्टर मेरे साथ कैरेक्टर की शुरुआत से शुरू करे, ताकि कैरेक्टर को उभारने में, डिटेल करने में थोड़ी आसानी हो जाए. लेकिन अलग अलग डायरेक्टर्स हैं, कई लोग एंड से शुरू करते हैं, कई लोग बीच से शुरू करते हैं. तो वो दैट्स ऑल्सो टू डू विद शेड्यूलिंग ऑफ द फिल्म, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर एक्टर्स वगैरह वगैरह. तो उन्होंने ऐसा इसके अंदर वो किया. और पहले ही शॉट के बाद विशाल वॉज वेरी थ्रिल्ड with what he saw, and he came and hugged me, which I am grateful to him for. बहुत सुंदर सर. एक सवाल सर, आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, प्रेजेंट सिनेरियो में हम ये देख रहे हैं लगातार कि युवाओं के बीच एक अलग किस्म का एक कॉन्फ्लिक्ट है. जैसे जब आपने शुरू किया और उसके बाद के काफ़ी अरसे तक मान्यता यही थी कि आप पहले थिएटर में एंटर हों, थिएटर की तालीम हासिल करें और प्रोफेशनल तालीम हासिल करें, उसके बाद आप रुख करें फिल्मों का. आज वो जो थॉट है वो लगातार बदल रहा है सर. मतलब हम भी ये लगातार सुन रहे हैं कि थिएटर एक्टिंग अलग है, सिनेमा एक्टिंग अलग है, और थिएटर करेंगे तो शायद सिनेमा में आपको रास्ता नहीं मिलेगा, या साहित्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. और सब लोग, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट देश भर के नौजवान इस बात के लिए ज़्यादा मुतासिर हैं कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने. तो आपकी क्या एक तटस्थ राय है सर? आप इसको कैसे लेते हैं आज के दौर में? मुझे लगता है कि हम इसके बारे में ओपाइन नहीं कर सकते. मतलब ये नहीं कह सकते कि अरे ऐसा मत करो, ऐसा करो, क्योंकि जो आज का नौजवान है उसको आज के ज़माने की हमसे कहीं ज़्यादा समझ है. इस बात को हमें बड़ी हलीमगी से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. कुछ चीज़ों के बारे में आपको यंगस्टर को भी आगाह होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए. जैसे कि चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाना वैसे ही उतनी आसानी से निकल भी जाएंगी. ये एक चीज़ है जो सबको हमेशा याद रखना चाहिए. जैसे हमारे लिए आज की तारीख़ में बहुत आसान हो गया कि गूगल करके हम कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं, कोई भी परफॉर्मेंस भी देख करके कॉपी कर सकते हैं. कोई स्क्रिप्ट, आजकल एआई का ज़माना है, उसमें आप फीड कर दीजिए. मुझे मेरे बच्चे बताते हैं कि फ़ीड कर दीजिए तो पोइट्री भी पेश कर देता है, कहानी भी पेश कर देता है, स्क्रीन पे भी पेश कर देता है. लेकिन क्या उसके अंदर जज्बा है, आत्मा है, उसके अंदर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की ताकत है? नहीं है. अगर वो ताकत पैदा करना चाहते हैं तो जब तक आप अपनी फील्ड में, जो भी फील्ड आप चुने ज़िंदगी में, अभिनय की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप कोई भी फील्ड अगर चुनते हैं तो उसके अंदर जब तक आप तालीम हासिल नहीं करते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते और लगातार नहीं करते और पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करते, तब तक आप उसमें मोमेंटरीली सक्सेसफुल हो सकते हैं, लंबे अरसे के लिए सक्सेसफुल नहीं हो सकते. ऐसा मेरा मानना है. सो यंगस्टर्स से मशवरा देने वाला तो मैं कोई नहीं हूँ, मगर सिर्फ एक हल्की सी राय हल्की सी सामने रख देता हूँ कि सहज पके सो मीठा होए, ये हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है. तो जल्दबाजी ना करें. आज का ज़माना इंटरनेट का है, ट्वीट्स का है और इंस्टाग्राम का है, तो चीज़ें बहुत आसानी से फैलती भी हैं, लोगों तक पहुंचती भी हैं, लेकिन क्या वो टिकती हैं?
इसकी तरफ तवज्जो दें। जितना काम अपने आप पे करेंगे, इंटरनेट, फेसबुक, बाकी सब चीज़ें आपके लिए वो काम बजाते खुद करेगी, अगर आप अपने आप के ऊपर काम करते हैं तो। अगर आप उसके थ्रू काम करते हैं तो आप छोटे होते जाते हैं, इंटरनेट, फेसबुक और ये सब चीज़ें बहुत बड़ी होती चली जाती हैं। आपके अधिकतर किरदार बहुत सीरियस रहे हैं सर, इंस्पाइट ऑफ ऑफिस। जब आपने ये ऑप्ट किया ऑफिस में मुसद्दीलाल जी का कैरेक्टर जो आपने किया, तो मतलब क्या सोच के आपने उसे ऑप्ट किया, और क्या आपको उम्मीद थी कि वो रिलीज़ होने के बाद आप पूरे देश में अपने नाम के बजाय मुसद्दीलाल के नाम से जाने जाएंगे? आज भी, क्योंकि मैंने जब शेयर किया सबको कि मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है पंकज कपूर साहब से, तो मोस्टली लोगों का वो फेसबुक पर रिप्लाई है, अच्छा मुसद्दीलाल साहब। तो ये एक कैसा एक्सपीरियंस है सर क्या आपको? एक तो मुझे आप इजाज़त दीजिए कि मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं जो बात आपने कही है उसमें। जी। आप ह्यूमर को लेकर के सिर्फ ऑफिस का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ज़बान संभाल के भी था। हाँ, सॉरी। और उससे पहले फटीचर भी था। जी। और उसके बीच में ही फिलिप्स टॉप 10 भी था। जी। सो ये कई तरह की सीरीज रही हैं, लेकिन आई एम परसीव्ड, आई डोंट नो व्हाई, एज सो कॉल्ड अ सीरियस एक्टर। एग्जैक्टली है ना? तो आई लव ह्यूमर एंड आई लव टू प्ले ह्यूमरस कैरेक्टर्स। गो कि वो चीज़ बड़ी मुश्किल होती है। बाकी मेरे लिए कोई भी यानर हो, कॉमेडी हो, सीरियस हो, या जो भी दूसरे यानर्स का नाम होता है, मेरे लिए कहानी और किरदार ये सबसे अहम रहते हैं। मैं अपने किरदार की तरफ सच्चा होने की कोशिश करता हूँ, यानर भले कोई भी हो। जाहिर है ह्यूमर है या थोड़ा एग्जैजरेटेड है या रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टराइजेशन है, जैसे कि ऑफिस के केस में, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग अ होल लॉट ऑफ लोअर एंड मिडिल क्लास, तो कोई एक पर्टिकुलर तरह का कैरेक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता, मगर आप कोशिश करते हैं कि उन सबको अपने अंदर समा के, और वो एक कैरेक्टर ऐसा भी था कि जिसके साथ मैं बहुत एसोसिएट कर सकता था, क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ। सो आई कुड रियली सी द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैन एंड आई कुड वेरी इजीली परफॉर्म दैट, इजीली नहीं मतलब आई कुड रिलेट टू दैट कैरेक्टर वेरी इजीली एज कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ अदर कैरेक्टर्स दैट आई माइट हैव हैड टू वर्क टूवर्ड्स। तो इसलिए ह्यूमर से मुझे कोई परहेज़ नहीं है, बल्कि आई लव दैट, और बड़ा नेचुरल सा सिलसिला था जब ऑफिस आया। हाँ, ये ख्याल तो किसी को भी नहीं था भाई कि ये इतना बड़ा हिट हो जाए। यकीन मानिए जब हमने करमचंद किया था तब भी ये ख्याल नहीं था कि इट विल हिट द रूफ, मगर वो ऊपर वाले की कृपा है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, बाकी जो करता है वो ऊपर वाला करता है। तो ये सर मतलब कैसा आपको जहनी तौर पर कैसा लगता है कि जब आपको लोग आपके नाम से ज़्यादा आपके कैरेक्टर्स के नाम से ही जानते हैं? भाई मुझे कभी कभी अच्छा लगता है, ज़्यादातर बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है? बुरा इसलिए लगता है कि मैं ये मानता हूँ, ये ख़ास तौर पे अभिनेताओं के लिए है, जो लोग यहाँ बहुत से बैठे हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभिनय या कर रहे हैं ऑलरेडी। मैं बज़ाते खुद मानता हूँ कि सिर्फ किसी एक किरदार की वजह से आपको बतौर अभिनेता नहीं मान्यता मिलनी चाहिए। आपका सम टोटल ऑफ योर वर्क, आपने कितना काम और किस किस तरह का काम और किन किन हालात के अंदर किया है, और क्या आप वो काम करते हुए उसी ईमानदारी के साथ उस काम को करते हुए बरकरार अपनी ईमानदारी के साथ रहे हैं या नहीं। मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि कोई भी एक कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हो सकता है। दैट रीज़न कुड बी द रिलीज ऑफ द फिल्म, रीज़न कुड बी द कैरेक्टर इटसेल्फ, द वे इट इज़ रिटन। इट कुड ऑल्सो भी कि आपने कैसे परफॉर्म किया है, इट कुड ऑल्सो भी कि पिक्चर कैसे रिलीज़ हुई है, या कंपैरेटिव टू अदर कैरेक्टर्स ये वाला लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा है। लेकिन सम टोटल आपके काम का, अगर 40-50 साल आपने इस फील्ड में काम किया है, तो उसके अंदर 40-50 साल के काम के अंदर अगर किसी एक कैरेक्टर के साथ ही अगर आपकी पहचान है, तो मैं समझता हूँ अफसोस की बात है। अगर आपकी बहुत से कैरेक्टर्स के साथ पहचान है और ये पहचान है कि आप अभिनेता हैं, तो मुबारकबाद है। आपने सर अभी लेखन की ओर भी अपनी तवज्जो काफ़ी बढ़ाई है, तो आपकी जो किताब है दोपहरी, इसका जिक्र काफ़ी है, तो हम सब ये जानना चाहेंगे सर कि दोपहरी आखिर आपका क्या तजुर्बा है, आपने अपने किन तजुर्बों के साथ वो लिखी है? यहाँ 100% ईमानदार तो नहीं हो पाऊँगा मैं, मगर मैं 80% ईमानदार होने की कोशिश करूँगा। दरअसल ये थॉट मेरे माइंड में आया
सुप्रिया जी की मदर दीना पाठक जी दादर में एक घर में रहती थी, 2 बेडरूम फ्लैट में अकेली रहती थी। और वहाँ पे मैं जब भी जाता था, कभी कभी हमें वुडन स्टेयर केस था, वहाँ से धड़धड़ाते हुए कदमों की आवाज़ आती थी कि कोई ऊपर चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है। तो मुझे महसूस होता था कि एक अकेली 60-65-70 साल की औरत जो है वो इस घर में रहती है, तो उसके दिमाग में क्या चलता होगा, कैसे होता होगा। तो इस विषय को लेकर के मैंने कुछ लिखने का सोचा। तो जब मैं लिखने के लिए बैठा तो पहला लफ्ज़ जो मेरे पेन से निकला वो अम्मा बी था, और कहानी सडनली दादर से लखनऊ ट्रांसपोर्ट हो गई। और फिर उसके बाद पूरा लहजा उसका, पूरी ज़बान उसकी, पूरी कैरेक्टराइजेशन उसी एरिया की हो गई और पूरी कहानी उसी एरिया की हो गई। द आइडिया वॉज, इट वॉज रिटन इन 1990, जब अभी बहुत गर्ल चाइल्ड का जिक्र नहीं हो रहा था या एजुकेटिंग द गर्ल का जिक्र नहीं हो रहा था। उस वक्त मैंने वो कहानी लिखी थी जहाँ एक 65 साल की औरत अपने आप को, अपनी वर्थ को बजाते खुद पहचानती है, सिर्फ एक रिश्ते के तहत नहीं मगर अपनी पहचान बनाने के तहत। मतलब ज़िंदगी भर हमारे घरों में हम देखते हैं कि नानी है, दादी है, माँ है, वो माँ होकर रह जाती है, दादी होकर रह जाती है, नानी होकर रह जाती है, पड़नानी होकर रह जाती है, उनका कोई और नाम भी नहीं रहता। कभी कोई पूछ लेता है भाई तुम्हारी दादी का नाम क्या है, अरे यार मुझे अपनी दादी का नाम ही नहीं मालूम, मैं माँ से पूछ के बताता हूँ, मैं पिता से पूछ के बताता हूँ। कई बार ऐसा हो चुका है। यहाँ पे अपना वजूद क्या है उस इंसान का, जो इत्तफाकन बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग उनकी ज़िंदगी में होता चला जाता है, और कैसे एक अकेली औरत एक बड़ी सी हवेली में रहती हुई, विच ऑल्सो गिव्स अ फर्दर सेंस ऑफ लोनलीनेस टू अ वुमन, वो, और उसको पैसे वैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो बजाते खुद है क्या, वो अपनी पहचान इस उम्र में आकर के करती है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा मैसेज था फॉर ऑल द ग्रैंड मदर्स, ऑल द मदर्स ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे के पहचान बनाने के लिए किसी उम्र की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप को जान लेने के लिए किसी उम्र की ज़रूरत नहीं होती, और जो ज़िंदगी के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर रिश्ते बंध जाते हैं, उससे ऊपर उठकर आपका अपना भी वजूद होता है, उसकी पहचान हमेशा हर एक के अंदर रहनी चाहिए। ये बेसिस था उस कहानी का। वाह, जिस शिद्दत के साथ सर हमसे अपना तजुर्बा शेयर कर रहे हैं, वो शिद्दत डेफिनेटली हमारे काम आएगी। मुझे एक गज़ल याद आती है सर, मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ों के बाज़ारों में खामोशी पहचाने कौन। आप ये गज़ल जगजीत सिंह साहब के सुन के किस दौर में चले जाते हैं, क्योंकि आपने लखनऊ का जिक्र किया और लखनऊ मेरी भी कर्मभूमि रही है, तो ये सवाल मैं इसलिए पूछने जा रहा हूँ क्योंकि हमें लगातार ये देखने को मिलता है कि नौजवान ज़बान से जूझ रहे हैं। इफ somebody belongs to बिहार, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम हरियाणा, तो ये जो भाषा की जो समस्या है ना, आप भी पंजाब से आते हैं, लेकिन आपने बात की लखनऊ की ज़बान की, और आपका एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक आपका एक फील रहा है नीम का पेड़ के साथ, इसलिए मुझे वो याद भी आया। तो ज़बान को लेकर आप क्या सर एक मास्टर थॉट आप बच्चों को देना चाहेंगे कि ज़बान पर कैसे काम करें? बहुत जूझ रहे हैं ज़बान के साथ। मैं बहुत क्वालिफाइड तो नहीं हूँ लैंग्वेज को लेकर के कोई अथॉरिटेटिव बात करने के लिए, लेकिन मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँ कि हर ज़बान जो बोली जाती है, लिखी जाती है, बेहद खूबसूरत है, कम्युनिकेटिव है, भले वो किसी भी प्रदेश की हो, किसी भी जगह की हो। ज़बान अपने आप में एक सेंस ऑफ कम्युनिकेशन है, इसलिए वो बहुत मुबारक है। लेकिन बतौर अभिनेता हम लोगों को 2-3-4 तरह की ज़बानें ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। अब जिस तरह की ज़बान आपको बोलने के लिए कहा जाता है, उस तरह की ज़बान के लिए आपको रियाज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो हिंदुस्तानी, हिंदी, अंग्रेज़ी, ये सब ज़बानें हैं जो ज़्यादातर बोली जाती हैं हमारे मेन सिनेमा में। लेकिन आजकल क्योंकि कई रीजनल प्लेसेस पे बेस्ड फिल्में बन रही हैं, तो वहाँ का डायलेक्ट वगैरह आपसे कहा जाता है कि प्रैक्टिस करें। लेकिन आजकल फ्रैंकली हमारे ज़माने में तो नहीं थे कोई लोग जो आपको ट्रेन कराते थे उस ज़बान को बोलने के लिए, लेकिन आजकल लोग मुहैया हैं जो एक्टर्स के साथ काम करते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पे मान लीजिए अगर फिल्म बिहार में स्टेज्ड है तो बिहारी एक्सेंट के साथ हिंदुस्तानी या हिंदी कैसे बोली जाएगी, या अगर अवधी बोलनी है तो उसका रियाज कैसे किया जाए, या पंजाब का डिक्शन अगर चाहिए तो उस पर काम कैसे किया जाए।
ज़रूरी बात यह है कि पहले बेसिक एक तैयारी आपके ज़बान को सीखने की हो जानी चाहिए, और वो रियाज आपका अपने आप के साथ है, कोई और आपको नहीं सिखाएगा। अगर वो रवानगी आ जाती है आपके अंदर, तो फिर दूसरी ज़बान को या डायलेक्ट को पकड़ना आपके लिए आसान होगा। बहुत आसान नहीं होगा, आसान होगा, क्योंकि आपको आदत हो जाएगी कि कैसे ज़बान को काबू रखने के लिए उस पर काम किया जाता है। तो ज़बान सिनेमा के कॉन्टेक्स्ट में या थिएटर के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ कहीं भी इस्तेमाल होती है, वो उस गिवन सब्जेक्ट के तहत आपको खुद प्रैक्टिस करके तैयार करनी पड़ेगी विद अ गाइड। दीज डेज द एडवांटेज इज़ दैट यू हैव पीपल हु कैन गाइड यू टू डू दैट। बाकी मेरे हिसाब से हर ज़बान बेहद खूबसूरत है और किसी भी ज़बान को ख़त्म नहीं करना चाहिए।